नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। 3 साल में सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी 1 करोड़ से अधिक जनता को मिले मकान। प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के लिए 5 ई यानी ईज ऑफ लिविंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एंटरटेनमेंट आधारित व्यवस्था का दिया मंत्र। शहरी विकास योजनाओं की तीसरी वर्षगांठ पर लखनऊ में कहा, गरीबों, किसानों और मजदूरों के दर्द का हूं भागीदार। देश भर में जल्द ही हेपेटाइटिस के मरीजों की मुफ्त में होगी जांच और इलाज। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत। 5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को मिलेगा फायदा। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 58 लोगों की मौत। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जताया अनुमान। डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा जनता के सुझाव के लिए पेश। सूचनाओं की गोपनीयता पर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति ने कल सरकार को सौंपी रिपोर्ट। संवेदनशील डेटा के इस्तेमाल से पहले स्पष्ट सहमति को जरूरी बनाने की सिफारिश। सरकार ने कहा, दुनिया के लिए बनेगा नजीर। और पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के सभी नतीजे घोषित। 270 सीटों के लिए हुए चुनाव में से इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली 116 सीटें, पीएमएल नवाज को 64 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में आई 43 सीटें। विरोधी दलों की फिर से चुनाव की मांग। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने भी आम चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर से। डेटा सुरक्षा पर बनी जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति ने कई अहम सिफारिशें की हैं। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में संवेदनशील डेटा को भारत में स्टोर करने और यूजर्स की सहमति से इसका उपयोग करने की सिफारिश की गई है। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन कानून का मसौदा भी सौंपा गया है। रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। निजी डेटा की गोपनीयता पर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा समिति ने शुक्रवार को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने निजी डेटा सुरक्षा कानून 2018 का मसौदा भी सौंपा है। समिति ने संवेदनशील डेटा के इस्तेमाल से पहले स्पष्ट सहमति को जरूरी बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सभी तरह के संवेदनशील डेटा को भारत में ही रखने का सुझाव भी दिया है। समिति ने कहा है कि यूजर्स के हितों की रक्षा पहली प्राथमिकता है। This is like the 3 apices of a triangle. The citizen must come at the top. The interest of the citizen must be always protected at any cost. Simultaneously, the state has certain responsibilities which have been beautifully identified by the Supreme Court in the Puttaswamy judgment, which have to be protected. And finally, the protection cannot be at the cost of trade and industry, which should not be throttled as a result of our legislation. 213 पन्नों की रिपोर्ट में निजी सूचनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और अपीलीय प्राधिकरण के गठन का सुझाव है। सरकार को संवेदनशील डेटा की श्रेणियां बनाने को कहा गया है। मसौदा कानून में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 15 करोड़ या वैश्विक टर्नओवर का 4% जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डेटा चोरी पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर 5 करोड़ या टर्नओवर का 2% जुर्माना लगाने का प्रावधान है। रिपोर्ट के मुताबिक पासवर्ड से संचालित सूचनाएं वित्तीय, स्वास्थ्य, यौन रुझान, बायोमेट्रिक, जेनेटिक, जाति और जनजाति, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास जैसे संवेदनशील डेटा का उपयोग यूजर्स की सहमति से ही होना चाहिए। साथ ही डेटा के गलत उपयोग पर यूजर्स को मुआवजा देने का भी सुझाव दिया गया है। And we would like India's data protection law to become some kind of a model for the global world also, which is a blend of security, safety, privacy and innovation. And being a very monumental law is taking for myself, I would like to have also the widest parliamentary consultation possible.
मसौदा विधेयक में डेटा हासिल करने, इन्हें हस्तांतरित करने और बेचने को अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। डेटा चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पिछले साल सरकार ने इस समिति का गठन किया था। पिछले 1 साल से समिति डेटा सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हां, देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने जस्टिस BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में नागरिकों की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अहम सुझाव दिए गए हैं। डेटा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जस्टिस BN श्रीकृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NK गोयल, चेयरमैन हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, साथ ही प्रेसिडेंट है कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आधार डेटा लीक और फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरफ से डेटा चोरी के बाद की खबरें आने के बाद देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक कड़े कानून की जो ज़रूरत है वो लंबे समय से महसूस की जा रही है। अब जब रिपोर्ट आ गई है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि उसमें जो अहम सिफारिशें की गई हैं उससे यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने में कितनी सहूलियत होगी और ये किस तरीके से काम करेगा? अच्छा, देखिए, फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे ये डेटा को चोरी करते हुए हस्तांतरण करना, क्या किसी के डेटा को लेके हम उससे पैसा बनाना या किसी के डेटा को लेके उसे देश से बाहर भिजवा देना जी, ऐसी बातें आज होती रही हैं। और ऐसी बातों को रोकने के लिए एक कायदा बनाया गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसी बातें अगर घटती हैं तो उनको कैसे रोका जाए, और रोकने के बाद उसके ऊपर जो दंड भरा जाएगा वो भी कैसे उसका भी प्रावधान है। अगर वो दंड से भी कोई मानता नहीं है फिर उसको कैसे सजा दी जाएगी उसके भी प्रावधान है। और उम्मीद है कि ये सभी प्रावधानों के कारण ये जो हमने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका या फेसबुक डेटा ब्रीच के जो हमने देखा जी, ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी हिंदुस्तान में जब ये कायदा लागू हो जाएगा। ऐसी जी बिल्कुल। साथ ही सर आपकी जो सुझाव दिए गए हैं उसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन की भी बात की गई है। इसके मैकेनिज्म को हम समझना चाहेंगे, इस किस तरीके से काम करेगा, और इस सर्विलांस की अगर हम बात करें कि उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत क्या आप महसूस करते हैं? अच्छा, ये देखिए, जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा वो एक अधिकारी होगा जिसको डेटा प्रोटेक्शन के बाद में या कायदे की बारीकी जानकारी होनी चाहिए जी, और इस कायदे के अध्ययन करने के बाद उसे कैसे उसको अमल में कैसे लाया जाएगा इसका भी उसको सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए जी। और इनके लिए उनकी जवाबदारी होगी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, for spreading out the data protection as a concept and also monitoring and policing the data protection activity. ये सभी कार्यवाही हैं उनको करने पड़ेंगे जी। सर आप बने रहिए हमारे साथ। NK गोयल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, जो सिफारिशें की गई हैं बहुत अहम है, और ख़ासकर जो इसमें एक अहम सिफारिश है कि जो यूजर्स हैं उसके कंसेंट को लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी सहमति बहुत ज़रूरी है उसकी डेटा को यूज़ करने के लिए। लेकिन आमतौर पर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इसको ऑब्जेक्ट करती हैं, इसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने आज बुलाया, और हम ये कहना चाहते हैं कि आम जनता और एसोसिएशंस के बिहार पर सबसे पहले तो हमारा धन्यवाद है जस्टिस कृष्णा को, अरुणा सुंदराजन को, गुलशन राय जी को और अजय भूषण भट्ट जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस दी जिसकी वजह से आज ऐसा लग रहा है कि भारत संसार में सबसे अलग अग्रणी देश बन के आएगा। डाटा प्रोटेक्शन का इशू पूरे संसार में सब जगह चला हुआ है, और पहली बार हमारे हिंदुस्तान में ये रिकमेंडेशंस किए हैं इस कमेटी ने कि उनके अंदर कंसेंट चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, क्लियर चाहिए, और सब्जेक्ट टू विड्रॉल चाहिए, और अगर नहीं मानी जाएगी तो उसमें फ़ाइन भी है, उसके आगे प्रावधान भी है। ये कहीं आज तक नहीं है और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। जहाँ तक सवाल ये है कि लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, हमारा डाटा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा घर है, और उसको यूज़ करने के लिए किसी को परमिशन तो चाहिए। ये परमिशन आज की तारीख में नहीं ली जाती, घुमा फिरा के ली जाती हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि जस्टिस कृष्णा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी प्राइवेसी है वो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द हमारा राइट टू लाइफ है। और एक और ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों बहुत स्टेप्स एक के बाद एक लिए, जैसे नेट न्यूट्रलिटी का डिसीजन आया, इंटरनेट का डिसीजन आया, वाईफाई का आया, 5G का आया। उसी में डाटा प्रोटेक्शन भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आम जनता इसको सराहेगी। जी बिल्कुल। जस्टिस BN कृष्णा का भी मैं रुख करना चाहूँगी। सर, आपकी जो सिफारिशें हैं उसमें एक अहम सुझाव ये भी दिया गया है कि जो आधार कानून 2016 है उसमें भी कुछ संशोधन की ज़रूरत है। उसमें किस तरह के फेरबदल के सुझाव आप महसूस करते हैं या किस तरह की ज़रूरत महसूस करते हैं? अब देखिए, आधार, पहली बात यह है कि आधार की कायदेबद्धता अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई है। इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो कायदा है आज आधार का, उसके अंदर उसको अमल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई आपने तो अखबार में पढ़ा होगा कि डेटा लीक हो गया, किसी लोगों के आधार नंबर वेबसाइट पर आ गए, अखबारों में छप गए। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब उस पर कार्रवाई करने के कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए उसको बदल के उसमें बदलाव करके ऐसा प्रावधान लाना चाहिए। ये हमारा एक रिकमेंडेशन है, जिससे जैसे डेटा प्रोटेक्शन कमेटी की ये जो कायदा है, इसमें जो अहम बातें हमने कह चुकी है, उसको आधार में भी लगाने का विचार है। डेटा का जो गलत इस्तेमाल होता है उसके लिए सख्त कानून की भी उन्होंने बात की है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि भारत में आज 46 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारी निजी जानकारियाँ होती हैं और आसानी से ये इनका दुरुपयोग होता है, ये शेयर हो जाती हैं। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हालांकि जो सिफारिशें अपने आप में काफ़ी सख्त, इसमें जो है स्टेप्स उठाए गए हैं, उठाए जाएंगे अगर ये कानून का मसौदा बनते हैं। कितनी चुनौतीपूर्ण है इस पर रोक लगाना, जो यूजर्स के जो डेटा उसका गलत इस्तेमाल होता है? देखिए, आम नागरिक जब कोई फेसबुक, ट्विटर या कोई मीडिया यूज़ कर रहा है तो वो ये समझता है कि ये मेरे डाटा को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए उसको तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ वहाँ आती है जब उस डाटा को वहाँ से लेकर कहीं और ले जाता है और उसको कहीं दुरुपयोग किया जाता है। और उसके लिए जो प्रावधान जस्टिस कृष्णा कमेटी ने दिए हैं वो इतने सटीक हैं आज की तारीख में। जब ये लॉ बन जाएगा उसके बाद कोई भी आदमी मिसयूज़ करते हुए 4 बार सोचेगा। फाइन भी है, जुर्माना भी है और काफ़ी पेनल्टीज़ के प्रोविजंस हैं। तो ये अच्छा स्टेप है। और मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि आधार जो हमारी स्कीम है उसके लिए रविशंकर प्रसाद जी, मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया है कि इतनी अच्छी स्कीम बनाई गई है कि सारा संसार आज आधार की बात करता है। एंड वी आर हैप्पी कि जस्टिस कृष्णा ने आधार के वास्ते भी कुछ कहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, अपना वक्त निकालने के लिए और इस अहम मसले पर हमें इतनी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ पहली खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सौगात दी है। शहरी विकास योजना की 3री वर्षगांठ पर कई लोगों को उनके अपने मकान की चाबियां सौंपी गईं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर के गरीब बेघर को पक्का घर देने का अभियान सहित स्मार्ट सिटी और अमृत सिटी योजनाओं ने करोड़ों देशवासियों के जीवन को सरल, सुगम, सुरक्षित और अधिक मजबूत किया है। गरीब बेघर को पक्का घर देने का अभियान हो, 100 स्मार्ट सिटी का काम हो या फिर 500 अमृत सिटी हो, करोड़ों देशवासियों के जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने का हमारा संकल्प आज 3 साल बाद और अधिक मजबूत हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार साल 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीते 3 सालों में शहरी इलाकों में 54 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा गांव में भी 1 करोड़ से अधिक मकान जनता को सौंपे जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी हैं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत LED बल्ब भी है, यानी एक पूरा पैकेज मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। सरकार 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसका अपना घर न हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीते 3 वर्षों में शहरी इलाकों में 54 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी 1 करोड़ से अधिक मकान जनता को सौंपे जा चुके हैं। आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत LED बल्ब भी लगा है, यानी एक पूरा पैकेज उनको मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि भावी पीढ़ी के लिए भविष्य की ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण हो जहां जीवन 5E पर आधारित हो। यहां जीवन 5E पर आधारित हो, और 5E यानी ईज ऑफ लिविंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एंटरटेनमेंट। आज जब भी मैं आप जैसे लोगों से, शहर के मेयर से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार की कमियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि वो देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने सुना होगा इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया गया है, और इल्जाम ये है कि मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं भागीदार हूं। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों और मेरे देशवासियों, मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। मैं देश के गरीबों के दुख का भागीदार हूं, मैं मेहनतकश मजदूरों का भागीदार हूं, मैं हर दुखियारी मां की तकलीफों का भागीदार हूं। मैं भागीदार हूं उस मां की पीड़ा को जो इधर उधर से लकड़ी और गोबर बीनकर चूल्हे के धुएं में अपनी आंख को और सेहत को खराब करती है। मैं उस हर मां का चूल्हा बदल देना चाहता हूं। मैं भागीदार हूं उस किसान के दर्द का जिसकी फसल सूखे में या पाले में बर्बाद हो जाती है और वो हताश हो जाता है। मैं उस किसान की आर्थिक सुरक्षा करने का भागीदार हूं। मैं भागीदार हूं अपने उन बहादुर जवानों के उस जुनून का जो सियाचिन और कारगिल की हड्डी गला देने वाली ठंड से लेकर के जैसलमेर और कच्छ की चमड़ी झुलसाने वाली तपते रेगिस्तान में हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर फैसला पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। लखनऊ में आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ। पार्टी ने अगला आम चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग की। पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उनकी मांग नहीं मानता है तो धरना दिया जाएगा और सत्याग्रह किया जाएगा। संसद की वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने चीन से व्यापार असंतुलन ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने यह कहा है कि बड़ी मात्रा में चीन से आयात होने के कारण भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का अपने पक्ष में उपयोग करने को कहा है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भारतीय उद्योगों पर
चीन के सामानों के असर का गहराई से अध्ययन किया है। इसने हाल ही में जारी अपनी 145वीं रिपोर्ट में कहा कि चीनी सामानों की डंपिंग को लेकर अमेरिका और यूरोप में भी काफी रोष है। ऐसे में भारत को भी विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उपयोग करते हुए सख्त कदम उठाने चाहिए। हर मुल्क क्या करता है, वो जब अपने मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वो नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है। चाइना बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, इसी कारण हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ अभी तक कामयाब नहीं हुई। हमें भी वैसा सब कुछ करना होगा। समिति ने 1 सितंबर 2017 से इस मुद्दे पर अपनी छानबीन शुरू की थी। समिति ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी दलों के सांसद समानुपातिक रूप में शामिल हैं। अपनी रिपोर्ट देने के पहले समिति ने आम जनता और संगठनों से भी मंतव्य मांगे थे। समिति ने सिफारिश की है कि चीनी कंपनियों के पंजीकरण के मामले में सख्त रुख अपनाया जाए और उनकी जगह भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए। समिति के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लगता है कि हम चीनी सामानों को बाजार में प्रवेश दे रहे हैं। यह हमारे विनिर्माण को बर्बाद कर रहा है और बहुत ही चतुराई से चीन अपने उद्योगों को भारत से प्रतिस्पर्धा से बचा रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को वैसा ही पैमाना अपनाना चाहिए जैसा चीन हमारे मामले में करता है। तो हमने इस रिपोर्ट में यही कहा है कि हमारी जो DRI है या हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी चौकन्ना रहना होगा। जैसे जैसे उनकी ब्यूरोक्रेसी, अगर हमको यहाँ से फार्मास्यूटिकल वहाँ बेचना है तो वो आपको इतने लंबे ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसा देते हैं कि उससे साल 1.5 साल निकल जाता है। जो कुछ वो कर रहे हैं वही हमें करना चाहिए, हम उनको एकदम खोल देते हैं। समिति ने कहा है कि चीनी कंपनियों का भारत के साथ व्यापार लगातार बढ़ा है। अभी यह 90 अरब डॉलर पर है, जिसमें भारत को 63 अरब डॉलर का घाटा है। समिति ने यह भी कहा है कि इतना बड़ा व्यापारिक असंतुलन भारतीय कंपनियों को चीन के बाजार में प्रवेश नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। अस्थायी समिति ने भारत नेपाल बॉर्डर और उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा पर खास तौर पर निगरानी रखने को कहा है ताकि अवैध रूप से चीनी सामान उधर से ना आ सकें। अस्थायी समिति ने यह भी कहा है कि गुणवत्ता की जांच की जाए ताकि सस्ते और हानिकारक चीनी सामान भारत में ना आ सकें। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। हेपेटाइटिस के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हेपेटाइटिस के लाखों मरीजों को राहत देने वाले राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की आज दिल्ली में शुरुआत की। 28 जुलाई यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया। भारत में लाखों लोगों को चपेट में लेने वाले हेपेटाइटिस वायरल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस वायरल से निपटने के लिए देश भर में जिला स्तर पर केंद्र होंगे। साथ ही संक्रमित रोगों के लिए मुफ्त टीके और दवाई की भी व्यवस्था होगी। इससे पहले हेपेटाइटिस सी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं था। इस मौके पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एक पोस्टल स्टैंप भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उन सभी बीमारियों को रोकना है जिनसे बचाव संभव है। Today we can say that yes, we have taken control of hepatitis also, viral hepatitis also, and this program is going to bring the change। और इसलिए हम अब गौरव के साथ कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस वायरल का प्रोग्राम आज लॉन्च करने के बाद इसका भी निदान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है। देश में हेपेटाइटिस से करीब 5 करोड़ मरीज पीड़ित हैं और टीबी, मलेरिया और एड्स से होने वाली कुल मौतों से ज्यादा अकेले हेपेटाइटिस से होती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हेपेटाइटिस सी को नियंत्रित करने और हेपेटाइटिस ए, बी, डी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साल 2030 का लक्ष्य रखा है। जानकारों का मानना है कि हेपेटाइटिस से सावधानी बरतने की जरूरत है। पता कैसे लगेगा कि है भाई, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कभी आपके यहाँ परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ हो या कोई लिवर से बीमारी है, लिवर कैंसर से कोई मर गया या जिसके लिवर ख़राब हुआ हो, कभी ऐसे सारे मरीजों को डेफिनेटली अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराना है।
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए अमल किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया जाएगा और इस साल के अंत तक हेपेटाइटिस की जांच और मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का काम शुरू हो जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 33 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा पोलादपुर टाउन के पास अंबेनाली घाट के पास हुआ। मृतकों में सभी कोंकण कृषि विद्यापीठ के कर्मचारी थे। इलाके में कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे जो महाबलेश्वर जा रहे थे। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि तीखे मोड़ पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण जाता रहा और बस गहरी खाई में गिर गई। शवों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। भारत ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत इसका स्वागत करता है कि पाकिस्तान की जनता ने आम चुनाव के जरिए लोकतंत्र में भरोसा जताया। भारत ने ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पड़ोसियों के साथ शांति कायम करेगा। विदेश मंत्रालय ने ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान की नई सरकार दक्षिण एशिया को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए काम करेगी। वहीं यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान में आम चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान ने चुनाव से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो बंदिशें लगाईं, वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य के लिए ठीक नहीं थे। अमेरिका ने चुनाव प्रचार के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाओं के बारे में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की चिंताओं पर सहमति जताई है। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, विदेश मंत्रालय के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान में हुए आम चुनाव का स्वागत करता है? देखिए अमृता, जो अभी इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा जी। और उसके बाद इस बीच में जो पाकिस्तान के रिजल्ट आए, हालांकि पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने अलग से चुनाव कराने की, फिर से चुनाव कराने की मांग की, लेकिन भारत का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यह है इसका कि भारत ने एक तरीके से पाकिस्तान के आओ चुनाव को मान्यता दी है और भारत ने यह आशा व्यक्त की है कि जो आतंकवाद का खास मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत जो कहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान छोड़े तभी समेकित बातचीत हो सकती है, तो निश्चित तौर पे भारत ने एक तरीके से एक कदम अभी आगे बढ़ाया है और एक तरह से यह इमरान खान को एक मान्यता दी गई है कि वो अब आगे का कदम उठाएं। तो निश्चित तौर पे भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई है और देखना है कि पाकिस्तान अब इसका किस तरह से जवाब देता है और खासकर इमरान खान जब प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद उनकी विदेश नीति भारत के प्रति क्या होगी, क्योंकि भारत लगातार यह कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आता है उसके कारण साउथ एशिया में शांति को खतरा है और उसी के कारण देखिए सार्क का भी शिखर सम्मेलन नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में जब इमरान खान शपथ लेते हैं उसके बाद आतंकवाद के बारे में उनकी क्या नीति होती है। अमृता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।